morning. चलो लेट्स रिवाइज द प्रीवियस पोर्शन. मैं बार बार कहूँगा, सारा बच्चा बड़ा पार्टिसिपेट करेगा, अच्छे से डरेगा नहीं और ना शर्माएगा. जो भी मैं पूछूं आंसर आता है वेल एंड गुड, और नहीं आता तब भी आप लोग कोशिश करेंगे. अगर गलत भी होगा मैं किसी को डांटूंगा नहीं. नाउ कैन एनीवन विल टेल मी व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप का नाम बता दो मुझे. सर इसमें ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है. वेरी गुड. चलो अब खालिद जो है बता देगा मुझे कि कौन सा एंजाइम यूज होता है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. Which enzyme is used in the first step of glycolysis? Is there any guy who can answer this question? कौन सा एंजाइम हेक्सोकाइनेज. जरा बच्चों, कहाँ पे अभी तक आप लोगों ने देखा कि एटीपी यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस में? किस स्टेप में आप लोगों ने देखा था एटीपी यूज होता है? सर 1 और 3 स्टेप में एटीपी यूज होता है. वेरी गुड. 1 और 3 स्टेप में एटीपी यूज होता है. जरा कहाँ पे एटीपी बना था? सर 7 स्टेप में. 7 स्टेप में. वेरी गुड, 7 स्टेप में. हाँ, चलो अब बता दो मुझे आप लोग, कॉमन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूज होता है? विच इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? सर प्लांट में और क्या सर? ग्लूकोज सर. प्लांट में ग्लूकोज. और ग्लूकोज के बाद सर फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज. ना ग्लूकोज के बाद कौन सा ये बायोमोलिक्यूल? लिपिड्स या प्रोटीन्स? कार्बोहाइड्रेट के बाद यूज होता है लिपिड्स, और लिपिड के फाइनल के बाद कौन सा यूज हो सकता है? प्रोटीन्स कैन बी यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना. जरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी निकलता है? सर 2 एटीपी. 2 एटीपी. और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी मिलता है? 36 या 38. 36 या 38 एटीपी. गुड. है तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. जरा लास्ट वाला स्टेप कौन सा किया था हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस का? सर लास्ट वाला स्टेप जो आप लोगों के कॉपी पे लास्ट पे लिखा होगा. सर 7 स्टेप सर किया था. 7 स्टेप. क्या था नाम 7 स्टेप का? सर फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. फॉर्मेशन ऑफ सर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. हां, यस सर. चलो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो. यस सर कल का और परसों का सर थोड़ा समरी कर दीजिए ना सर. इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू अस. चलो ठीक है. समरी बोल दीजिए. चलो बता दो मुझे, सबसे पहला वाला ग्लूकोज से स्टार्ट किया था और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ठीक. और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो गया था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया था फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट गया था, और वो टूटा था किसमें? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में. और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो गया था ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और फिर ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया था 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया था? 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. यहीं तक लिखा था ना आप लोगों ने? यस सर. हाँ, तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप लिखना है कि ये 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो चीज से हमने स्टार्ट करना है. मैं अभी आपको समरी बता दूंगा, बिकॉज हम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस को एक चार्ट बनाना है, तो सारे बच्चों को वापस ग्लाइकोलाइसिस का समराइज हो जाएगा. तो हम लोग पहले थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम ग्लाइकोलाइसिस का समरी करेंगे एक चार्ट के फॉर्म में. तो लिखो आप नेक्स्ट वहां पे फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप 8th स्टेप. फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना था, तो बच्चों अब 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से बनता है 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. तो लिखो 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. सर ये स्टेप नंबर 8 है ना? हाँ, ये स्टेप 8 है. 2
फॉर्मेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो राइट एज 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोग मुझे रोज फिर दुखी करेंगे, बिकॉज योर सेल्फ स्टडी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा जितना सेल्फ स्टडी करेगा वो उतना कॉन्फिडेंस फील करेगा, और जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा और धीरे धीरे एक बहुत सारा चीज जमा हो जाएगा, और फिर वो उसका डे बाय डे स्टडी में कमजोरी फील होगा, और वो कहेगा कि मैं सीख नहीं रहा हूँ। इसीलिए दिन जो आज पढ़ाया वो रिवाइज करना ही करना पड़ेगा, याद रखने का कोशिश करना पड़ेगा। यस, एक्सक्यूज सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है या इसी को प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, शायद नेटवर्क में दिक्कत हो रहा आप लोगों को आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। आप जरा थोड़ा अपना लोकेशन चेंज कर लो, हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा। सर हम टीवी पे देख रहे हैं बहुत, इसलिए पूरी क्लास में ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, पूरी क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है ना? ये कौन से ब्रांच में ये प्रॉब्लम हो रहा है? पीएचपी सर। वहां पे है, वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में इसे एडमिनिस्ट्रेशन में से सर आप जरा चेक कर लीजिए क्या इशू है वहां पे। नेटवर्क वहां पे ठीक है? सब ठीक है, लेकिन आपके साउंड में थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो माइक अगर आप थोड़ा नीचे कर दे तो हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर यहाँ साउंड तेज आ रहा है। अब एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा है। अभी कैसे आ रहा है सर अब ठीक आ रहा है सर। अब ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, और थोड़ा नीचे कर देते तो ठीक है। अभी ठीक है? हाँ सर, अभी भी पूरा ठीक है सर। चलो थैंक यू सर। चलो अब इसमें से आप लोग लिख लेना जो हम लोग का ये स्टेप है, और इसमें लिख लेना फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस एंजाइम converts 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate. अब देख लो बच्चों, यहाँ में जो ऊपर वाला इंटरमीडिएट था, और वो ऊपर वाला इंटरमीडिएट यहाँ पे 3-phosphoglycerate था, और वो 3-phosphoglycerate जो है अब एक एंजाइम आएगा, और उस एंजाइम का नाम मैंने ऊपर लिखाया आप लोगों को, और वो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आप लोग दोनों तरफ से एरो डाल सकते हैं। जरा ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स रिवर्सिबल थे और कितना स्टेप इरिवर्सिबल है? 7 स्टेप रिवर्सिबल एंड 3 स्टेप इरिवर्सिबल। वेरी गुड। फिलहाल और भी हमें रिवर्सिबल लिखना है, फिलहाल आप ये वाला डाल दो। हाँ, और यहाँ बन जाएगा 2-phosphoglycerate। तो दैट मीन्स जो फॉस्फेट यहाँ पे था वो शिफ्ट हो गया, 3 से कहाँ पे डाला? 2 पे डाल दिया। बच्चों क्या ये फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस एक ही मॉलिक्यूल होंगे या 2 मॉलिक्यूल है ये? सर 2 मॉलिक्यूल। तो और जरा ये बता दो मुझे, ये भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। और अब बताओ मुझे इसमें कितने कार्बन एटम होंगे? 3। और इसमें बता दो कितने कार्बन एटम होंगे? 3। जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया है वो थोड़ा सा कहेगा कि कहाँ से 2 आ गया,
तो क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट मिला था। अभी मैं समरी बता दूंगा तो आप लोगों को वापस रिवाइज हो जाएगा। एंड दिस वाज द 8th स्टेप एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। जरा आप लोग वापस पहुंच जाओ स्टेप फर्स्ट पे। स्टेप फर्स्ट पे जरा क्या है स्टेप फर्स्ट का नाम? Sir, from formation of glucose to conversion of glucose to glucose 6-phosphate, sir. वेरी गुड। हाँ, तो स्टेप फर्स्ट में आप लोग खाली ये वाला एरो रख देंगे, बस ये वाला एरो जो आप लोगों ने बनाया हुआ है। अब बता दो मुझे स्टेप सेकंड क्या है? Sir, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate. हाँ, तो स्टेप सेकंड में आप ये वाला एरो, ये दोनों एरो डाल देना स्टेप सेकंड में। अब आप लोगों ने वहां पे एक ही एरो डाला होगा, तो आप लोग स्टेप सेकंड में दोनों एरो मेंशन कर दो। अब बता दो क्या पहला रिएक्शन रिवर्सिबल है या पहला रिएक्शन इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या है? रिवर्सिबल। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप में भी आप एक ही एरो रख देना। ठीक है। तीसरा स्टेप में, हाँ, ये वाला। अब बता दो तीसरा स्टेप रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। अब चौथे स्टेप में आप लोग दोनों एरोज रख देना। ठीक है। और पांचवें स्टेप में भी दोनों एरोज रख देना। ठीक है। क्लियर? और 6th स्टेप में भी दोनों एरोज रख लेना। और 7th स्टेप में भी दोनों एरोज रख लेना। अब 8th स्टेप में भी आप लोगों ने दोनों एरोज रखे थे। अब बच्चों बता दो मुझे अभी तक कौन कौन सा स्टेप रिवर्सिबल है और अभी तक कौन कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल है? 2, हाँ, पहला और थर्ड रिवर्सिबल है, और बाकी जितने भी सारे बताए मैंने वो क्या है? सारे Reversible. क्लियर? तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है लिख लेना स्टेप 9, और स्टेप 9 में लिख लेना आप फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और इसको हम लोग शॉर्टली पीईपी कहते हैं। तो इसमें बच्चों एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है इनोलेस, और वो इनोलेस जो है वो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करता है इनटू द फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो लिखो आप इसमें इनोलेस ENOLASE 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 enzyme converts 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate. Enolase enzyme converts 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate. अब देखो बच्चों, यहाँ में अब मैं क्या करूंगा स्टार्ट, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स, और इस पे मैं अब एंजाइम डाल दूंगा, और वो एंजाइम का नाम जरा आप लोग ही बता दो क्या है उस एंजाइम का नाम? Enolase. एंजाइम। तो ये एनोलेस एंजाइम आएगा, और ये एनोलेस एंजाइम इस 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू द फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। And here you will write phosphoenol pyruvate. बच्चों कितने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ये यहाँ में एक कोफैक्टर यूज करता है, और या तो कोफैक्टर का नाम है मैग्नीशियम, और या तो कोफैक्टर यूज होता है मैग्नीज। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना या तो मैग्नीशियम, और या तो लिख लेना
मैंगनीज। और ये दो कोफैक्टर ये यूज करता है। अब आप लोग लास्ट वाला स्टेप लिख लेना, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एरोज दोनों रखने हैं। And now you will write there step 10, और step 10 होगा formation of pyruvate। और बच्चों इसमें लिख लेना आप लोग पायरुवेट काइनेस, पायरुवेट काइनेस एंजाइम converts phosphoenol pyruvate to pyruvate by producing also ATP। तो अब अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखें तो रिएक्शन जरा खुद ही बना लो आप, रिएक्शन क्या होगा इसका रिएक्शन जरा क्या होगा। अभी क्या सबस्ट्रेट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, या अभी सबस्ट्रेट होगा पायरुवेट? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। वेरी गुड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब बच्चों यहाँ में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ में एडीपी आएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आएगा, और ये जाके एंजाइम आएगा, और इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेस, और ये कैरी करता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में, और प्लस हमें मिल जाएगा यहाँ में एटीपी। क्या बता दो, एटीपी एक ही मिलेगा या दो मिलेगा? सर 2 मिलेगा। 2 मिलेगा। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने होंगे? 2, और पायरुवेट भी कितने बनेंगे? 2 सर। 2, और एटीपी भी कितना बनेगा? 2 सर। 2 बन जाएगा। डन। अब बच्चों बता दो मुझे, क्या ये रिएक्शन अब रिवर्सिबल है या ये रिएक्शन अब इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल सर। इरिवर्सिबल। अब बताओ मुझे कौन कौन सा रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल होता है और कौन कौन सा रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का इरिवर्सिबल होता है? सर 2 फर्स्ट, थर्ड, स्टार्ट के अलावा क्या होता है? इरिवर्सिबल, और बाकी जो है वो क्या होता है? रिवर्सिबल। तो राइट डाउन दिस पॉइंट ऑन योर नोटबुक। ओके सर। राइट स्टेप 1, comma 3, step 1, comma 3 and 10, step 1, comma 3 and 10 are irreversible steps of glycolysis. Are irreversible steps of glycolysis. Clear? Or irreversible steps of glycolysis. And next point you can write there. Step 2, comma step 4, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8 and 9 are reversible steps of glycolysis. अब आप लोगों का मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितना आराम से याद रख सकते हैं और कितना एग्जैक्टली याद रखेंगे। जरा कौन कौन सा स्टेप अब रिवर्सिबल स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का?
स्टेप 2 4 5 5 6 2 7 8 4 9 5 6 7 8 9 और कौन सा इरिवर्सिबल होता है? 1 3 1 and 3 and 10 वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों मैं आप लोगों को अब बता दूंगा ये ग्लाइकोलाइसिस का हम थोड़ा और चीजें सीखनी है और प्लस मैं आप लोगों का रिवाइज करवाऊंगा कि कैसे हम लोगों को चार्ट बनाना है। तो चार्ट में आप लोग बिल्कुल आराम से सीख लेना। तो आप लोगों ने सीखा हुआ है, बस उसी को हमने अरेंज करना है। जरा अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस को आप लोग बीच में स्टार्ट कर लेना सेंटर में, क्योंकि मेरा यहाँ हॉरिजॉन्टल जो लॉन्गी ये वाला वर्टिकल स्पेस है वो कम है, तो आप लोग कॉपी के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से स्टार्ट कर लेना। तो मैं कर लूंगा स्टार्ट विद ग्लूकोज। अब बताओ बच्चों, ग्लूकोज जब आएगा तो पहला स्टेप पे जरा क्या बनता है ये ग्लूकोज? Glucose 6-phosphate. वेरी गुड, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सारे बच्चे जिनको याद नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं था, अब वो कोशिश कर लेंगे यहाँ सीक्वेंस याद है ना, क्योंकि इसके बाद में पूछ लूंगा क्या यहाँ पे एटीपी यूज हुआ था या नहीं। हुआ था सर। पता सर। वेरी गुड। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एटीपी, और यहाँ पे क्या बना था वो एटीपी? एडीपी सर। ADP. बच्चों यहाँ में एक कोफैक्टर यूज हुआ था, तो क्या था उस कोफैक्टर का नाम? Magnesium. मैग्नीशियम। जरा मुझे एंजाइम का नाम बताओ। Hexokinase. ठीक, तो ये पहला स्टेप है। तो अब हम लोग का जो सेकंड स्टेप था, चलो आप लोग ही जल्दी से बता दो क्या था सेकंड स्टेप। फ्रक्टोज 6-phosphate। वेरी गुड, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। बच्चों क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। वेरी गुड, ये रिवर्सिबल है। लेकिन ऊपर वाला क्या था? Irreversible. इरिवर्सिबल था। तो यहाँ में कोई एटीपी यूज नहीं होता है, और लेकिन कोफैक्टर यूज होगा मैग्नीशियम। जरा मुझे आप लोग इसका एंजाइम का नाम बताओ। Phosphohexose kinase isomerase। वेरी गुड, फॉस्फो Hexose isomerase. हेक्सोस आइसोमेरेस। Now tell me the next step. What was the next step? So fructose 1,6-bisphosphate. Very good. क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल सर। हाँ, इरिवर्सिबल। वेरी गुड, इरिवर्सिबल। हाँ बच्चों, Yes, क्या इसमें एटीपी यूज हुआ था या नहीं? So use हुआ था. यूज हुआ था, है ना? तो कहेंगे हम एटीपी आया था और एटीपी कन्वर्ट हो गया था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और इसमें भी आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम जो है वो यूज हुआ था एज अ कोफैक्टर। और जरा कोई बच्चा मुझे इसके एंजाइम का नाम बताओ। Phosphofructokinase 1। वेरी गुड। अब मैं शॉर्टली लिखाऊंगा, आप लोगों को मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताया था उसका। क्या था शॉर्ट फॉर्म? PFK1। PFK1. तो यहाँ में अब जो हमें इंटरमीडिएट बनेगा, एंड दैट विल बी फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। क्लियर? Yes sir. अब आप लोग कंटिन्यू कर लेना नीचे, और मैं आप लोगों को लेकिन इस साइड लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट एंजाइम? यस सर। एल्डोलेस। वेरी गुड, एल्डोलेस। तो यहाँ मैं कहूंगा कि एल्डोलेस आएगा। क्या ये स्टेप रिवर्सिबल है या ये स्टेप इरिवर्सिबल है? Reversible. वेरी गुड, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल। दिस स्टेप इज रिवर्सिबल। तो अब यहाँ पे हमें दो मिलेगा सबस्ट्रेट। तो एक क्या नाम क्या था? Glyceraldehyde. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दूसरा का नाम क्या था? Dihydroxidone। तो मैं ना अब याद रख लेना, आप लोग डायरेक्टली कर लेना। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका 2 सबस्ट्रेट था। यस सर। मैं एक सबस्ट्रेट का नाम इधर लिखूंगा और एक सबस्ट्रेट का नाम इधर लिखूंगा। तो लेकिन आप लोग सीधे जाना। तो जरा बच्चों, एक सबस्ट्रेट का नाम था ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और दूसरे स्टेप का नाम था
सब्सट्रेट का नाम था डाइहाइड्रोक्सी। ये डिहाइड नहीं है, ये डाइहाइड्रोक्स है। हाँ, ओके सर। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अब अगर आप लोगों को याद होगा, बताया था मैंने कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसका आइसोमेराइजेशन होता है। तो बच्चों, Yes, जब sir. इसका आइसोमेराइजेशन होगा, जरा कौन सा एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा? ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। वेरी गुड, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो दैट मींस ये आएगा ये वाला एंजाइम, और ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज कहा था। और ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जरा ये ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज अब इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड मैं यहाँ पे शॉर्टली लिखूंगा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब बच्चों यहाँ से जरा बता दो कितना ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट मिला? एक है ना? अब Yes, बताओ sir. मुझे, जो ये वाला ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट अगर मैं इसके साथ जोड़ूं तो यहाँ में कितना होगा? ये दो। ये एक हो गया, और एक जरा बता दो बच्चों कितना हो जाएगा इधर? दो। होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से होगा वो इधर से भी होगा। तो लेकिन अब एनसीईआरटी ने आपको दिया है खाली एक साइड से, तो मैं आप लोगों को उसी साइड ले लूंगा फिलहाल। अब बता दो मुझे, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3-bis-phosphoglyceraldehydes। 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड है ना? तो मैं यहाँ पे लूंगा 1,3-bis-phosphoglycerate। अब बता दो ये वाला भी किस में होता? 1,3-bis-phosphoglycerate में। तो अब हमें पता है ऊपर से 2 किया हमने, तो यहाँ में क्या देंगे हम? 2 ही। 2 ही देंगे। तो बताओ मुझे एंजाइम का नाम क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3p dehydrogenase। वेरी गुड। हाँ, मैं लिखूंगा शॉर्टली अब यहाँ में ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अब बच्चों, क्या यहाँ में NADH बनता है या नहीं? क्या बनता है? बनता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में NAD पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ में जरा बता दो क्या होगा? NADH। लेकिन जब एक होगा, एक में कन्वर्ट तो एक मिलेगा, लेकिन यहाँ में कितना ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है? 2 है। 2 है। तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1 या 2? 2 होगा। और यहाँ से भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो कहेंगे हम 2 NAD पॉजिटिव will be converted into NAD positive, NADH। तो अब बच्चे, हाँ NAD। हाँ, अभी मैं आपको लिखाऊंगा NADH is a reducing agent। NADH क्या है, इसका कहानी मैं अभी आपको बता दूंगा। NADH का ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब भी कहीं में इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है तो ये एकदम से यूज होता है, और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये एकदम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका कहानी, हाँ जी, इज दिस क्लियर? यस सर। अब बच्चों जरा बता दो मुझे, इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड में एक फॉस्फेट है या 2 फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट है सर। ना इसमें जो मैंने हाईलाइट किया, ग्लाइसरॉल्डिहाइड में 3 फॉस्फेट। ना ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 मतलब ये नहीं है कि 3 फॉस्फेट है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मतलब है इसके तीसरे वाले कार्बन एटम पे फॉस्फेट है। तो कितना फॉस्फेट होगा? 1। अब बच्चों बता दो मुझे, इसमें कितना फॉस्फेट है? 1 ही है सर। 2 1,3-bis-phosphate। मतलब एक किधर में है? 3 पे, दूसरा कितना में? 3 पे। तो कितने फॉस्फेट है टोटल? 2 फॉस्फेट। अब देखो बच्चों, यहाँ में वो फॉस्फेट कहाँ से आया? तो वो फॉस्फेट भी आपको इधर लिखना है। ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गए, और 2PI लिख लेना। और जब हम लोग 2PI लिखेंगे तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब बताओ मुझे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3-bis-phosphoglycerate। वन 3-bis-phosphoglycerate किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-phosphoglycerate। वेरी गुड, 3-phosphoglycerate। जरा बता दो इस स्टेप में ATP बना था या नहीं? सर बना था। बनाया था।
और मैं अब क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये ATP आया, क्या एक ही ATP बनेगा अब या 2 ATP बनेगा? सर 2 बनेगा। 2 बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 ATP। तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं कि here the requirement of magnesium is needed here and this is Mg+2 जो act करेगा as a cofactor। Can anyone will tell me the name of this enzyme? Yes, sir. क्या नाम था? Kinase. Very good, phosphoglycerate kinase। Kinase. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉस्फो ग्लाइसरेट काइनेस। क्या ये स्टेप रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल था? सर रिवर्सिबल। वेरी गुड, रिवर्सिबल था। नाउ टेल मी द नेम ऑफ नेक्स्ट रिएक्शन। रेडी? Phosphoglycerate. वेरी गुड। यहाँ पे अब 2-3 फॉस्फोग्लाइसरेट, क्या Two ये क्या यहाँ 2 बनेंगे या एक ही बनेगा? ये 2 बनेगा 2 sir. बन जाएगा, दो बनेगा। तो इसीलिए यहाँ में अब नेक्स्ट आएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट से बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। बच्चों क्या एक ही या 2? सर 2 सर। 2 sir. यहाँ में मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं 2 लिखूंगा और यहाँ में भी 2 लिखूंगा और यहाँ में भी 2 लिखूंगा, क्योंकि इस साइड 1 मिला था और ये वाला 1 मिल गया। तो अब बता दो मुझे इस एंजाइम का नाम। Phosphoglycerate mutase. वेरी गुड, म्यूटेस होगा, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। Yes कि sir. उसने म्यूटेशन करा, म्यूटेशन मतलब चेंज। Okay. जरा कहाँ से उठाया इसने फॉस्फेट को? 3 से। 3 से yes sir. और कहाँ पे डाला वो फॉस्फेट? 2 पे. 2 पे। तो फॉस्फेट इसका उठाया 3 से और वही फॉस्फेट डाल दिया 2 कार्बन एटम पे, तो इसलिए नाम दिया फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। अब ये फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस जो है, जब 2-फॉस्फोइनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बच्चों किस में कन्वर्ट हुआ था? Phosphonyl pyruvate. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो आप लोग कंटिन्यू कर लेना, मेरे पास यहाँ बोर्ड जो वर्टिकली छोटा है, तो इसीलिए मैं इस स्टेप को अब आगे करूंगा और मैं बता दूंगा कि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। Yes sir. मैं ऐसे करूंगा अब, लेकिन आप लोग डायरेक्टली वर्टिकली लिख लेना। ठीक है सर. तो जरा बता दो मुझे क्या है नाम इंटरमीडिएट? पायरुवेट। वेरी गुड, फॉस्फो Phosphonyl pyruvate. पायरुवेट। बच्चों फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कौन सा एंजाइम यूज होगा? Enolase. वेरी गुड, इनोलेस। तो यहाँ हम एंजाइम का नाम लिखेंगे, एन एंजाइम इज इनोलेस। और इस इनोलेस के लिए मैंने आपको कोफैक्टर बताया था। कौन Yes, कौन सा sir. कोफैक्टर? Magnesium and Magnesium और manganese. हाँ वेरी गुड, या तो मैग्नीशियम यूज होगा या तो manganese. इन दोनों में से कोई यूज होगा, तो आप लोग एक लिख लेना फिलहाल। तो अब यही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, नाउ इट विल कन्वर्ट, क्या एक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होगा या 2 होगा? सर 2 सर। 2 होगा। एंड नाउ इट विल बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। पायरुवेट। क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? इरिवर्सिबल। Irreversible. जरा मुझे आप लोग एंजाइम का नाम बताओ, क्या था? पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। क्या एटीपी बना था इधर या नहीं? सर बना था। बना था. क्या एक ही बनेगा या 2 बनेगा? 2 2 बनेगा. बनेगा। 2 बन। तो हम लोग यहाँ पे दो एटीपी लिखेंगे और बन जाएगा 2 एटीपी। और 2 एटीपी इसमें अब किस कोफैक्टर का बताया था रिक्वायरमेंट होता है? मैग्नीशियम का। किसका? और या इसमें पोटेशियम भी यूज होता है। अगर आप लोगों ने उधर स्टेप 10 में नहीं लिखा है तो यू कैन ऐड देयर। यस सर। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड देयर
and either the potassium can be useful. Okay. दोनों में से कोई यूज हो सकता है। तो ATP 2 बनेगा और ATP 2 बनने के बाद यहाँ में जो एंजाइम का नाम था and that was the pyruvate kinase. Pyruvate kinase. क्या बताया था मैंने ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन? What was the definition of glycolysis? Can anyone will repeat the definition of glycolysis? Yes, sir. क्या जरा बता दो क्या था? जल्दी। The breakdown of glucose into 2 pyruvates. Very good. By also releasing what? Energy या ATP. अब देखो बच्चों ये ग्लूकोज था, तो कितने पायरुवेट मिले इसे? 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट मिला। और जब ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया तो इसने ना कहीं कहीं जगह एनर्जी यूज किया, लेकिन नेट ये एनर्जी देगा। तो अब आप कहेंगे सर कहाँ एनर्जी दिया? जरा देख लो यहाँ से क्या मिला? एनर्जी। यहाँ से क्या मिला? एनर्जी। यहाँ से क्या मिला? एनर्जी। लेकिन 2 जगह यूटिलाइज किया, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। इज दिस क्लियर? अब बताओ मुझे जल्दी से, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप मुझे स्टेप का नाम बताओ जहां एनर्जी यूज हुआ है। Now tell me those steps. फर्स्ट एंड थर्ड। अगर मैं आप लोगों से कहूं वो स्टेप का नंबर बता दो जहां में एनर्जी निकला, जहां में एनर्जी बाहर आ गया। तो वो 2 4 बाकी जो जितना है। 6 and 7. हाँ, तो ये वाला जो है ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फो एंड 1,3-बिसफॉस्फो 3-फॉस्फो। एंड जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट आपको स्टेप्स का नाम याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। जरा बच्चों आप अपने दिमाग से कहो अब यहाँ में कि जो ये ADP कन्वर्ट हुआ ATP में, जरा इस ADP को किसने फॉस्फेट दिया? इस ADP को किसने फॉस्फेट दिया? सर कहाँ पर सर? ये जो यहाँ पे जो ADP हुआ ना कन्वर्ट ATP में, यस सर। जरा इस ADP को किसने फॉस्फेट दिया? सर 1,3-बिसफॉस्फेट ने। वेरी गुड, 1,3-बिसफॉस्फेट। क्योंकि 1,3-बिसफॉस्फेट ने एक फॉस्फेट लॉस किया, किसको दिया? ADP को, और खुद कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस में। जरा बच्चों ये जो ADP यहाँ में बना ATP, इसको किसने फॉस्फेट दिया? पायरुवेट। तो यहाँ में फॉस्फो था, लेकिन इस पायरुवेट में नाम ही नहीं है फॉस्फो, और इस पायरुवेट में नाम क्या है? खाली पायरुवेट है। दैट मींस फॉस्फेट किसको दिया? ATP को दिया। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये चार्ट है ग्लाइकोलाइसिस को। चलो अब जितने भी सारे बच्चे हैं अभी इस चार्ट को देखते जाएंगे। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और 2 मिनट में आप मुझे ये 10 स्टेप याद करके देंगे। जिनको याद हुआ है और वो जस्ट ATP मैग्नीशियम कहाँ कहाँ यूज होता है, और जिन्होंने अभी याद नहीं किया है वो एकदम से फास्ट देखेंगे, एंड आफ्टर 2 मिनट्स आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस।
चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो बच्चे CPSP में बैठे हुए हैं, और CPSP में जो बच्चे बैठे हैं ये ज्यादातर खामोश रहते हैं, और इसमें से जो बच्ची पहले बैठी हुई है इसमें बेंच पे, और वो बच्ची बता देगी मुझे एकदम से फास्ट में ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप का नाम, जल्दी से फास्ट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सर। हाँ फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नहीं, देख के नहीं बताना है आपको, मैंने कहा था याद करने के लिए, अब देख के नहीं बताना। मैं देख रहा हूँ आपको कि कॉपी से देख रहे हैं आप। जल्दी से मुझे जितने भी स्टेप याद हो गए उतना बता दो। स्टार्ट कर लो ग्लूकोज से। चलो इसके बगल में नेक्स्ट बैच में ये बच्ची बैठी हुई, ये हंस रही थी अभी, और ये मुझे आप बता देगी क्या ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप। इसके आपके जो बगल में है राइट साइड, आपके राइट साइड में। सर शी इज न्यू सर। अच्छा आज नहीं, आज अभी तो उसने सीख लिया क्लास, तो ये बता देगा मुझे कि क्या क्या स्टेप्स हैं आप ग्लाइकोलाइसिस के। चलो क्या कोई बच्चा ऐसा है जो फास्ट 10 सेकंड में ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप बता देगा? ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप 10 सेकंड में बताना है, क्या कोई ऐसा बच्चा है? सर हो जाएगा, ट्राई चलो करूंगा। चलो जल्दी से ट्राई कर लो, लेकिन देख के नहीं बताना है, अपने दिमाग से बताना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? चलो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, हाँ? और जो Yes, भी sir. घर पे हैं, जो भी क्लास में है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्लियर? एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate, and fructose 1,6 bisphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate, and glyceraldehyde 3 phosphate again will be formed from the dihydroxyacetone phosphate, and glyceraldehyde 3 phosphate into 1,3 bisphosphoglyceric acid, 1,3 bisphosphoglyceric into the 3 phospho, and 3 phosphoglyceric into 2 phosphoglyceric acid, and then it is phosphoenol pyruvate, and last में बनेगा pyruvate। Now एक ग्लूकोज से कितना पायरुवेट बनता है? 2 पायरुवेट बनेगा। तो अब आप लोग अपनी कॉपी पे लिखना स्टार्ट करेंगे, और लिखो 10 फ्रॉम 1 ग्लूकोज। माइक्रोफोन अब बंद कर लेंगे। 10 फ्रॉम 1 ग्लूकोज टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। Thus from 1 glucose 2 pyruvate molecules are produced। तो बच्चों अब हमें एक टॉपिक सीखना होता है कि आप लोगों को बताया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस से कितना एटीपी बनता है, तो वो थोड़ा सा हमने सीखना है। तो अब आप लोग लिख लेना वहां में बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे आप लोग याद रख लेना, जो एटीपी डायरेक्टली बनता है सबस्ट्रेट से, उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो इसमें द ATP formed during the oxidation of substrate during a metabolic reaction is called as substrate level phosphorylation।
इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कोई बच्चा आप लोगों से बताएगा मुझे कि कहाँ में सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में और एटीपी बना, क्या मुझे आप उस सबस्ट्रेट इस रिएक्शन का नाम बता देंगे? बच्चों कहाँ में सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एटीपी में बना, जरा मुझे उस ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप का नाम बता दो। सर वो है 1,3 bis phosphoglycerate। एक वहां पे जब कन्वर्ट हुआ था 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेट किसमें? 2 फॉस्फोग्लाइसेट में। और जब कन्वर्ट हुआ था 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसमें? पायरुवेट में। जरा बच्चों 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसेट जब 3 फॉस्फोग्लाइसेट, कौन सा नंबर ऑफ स्टेप था वो? है सर 7। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कौन सा था वो? 10। वो 10। तो लिखो फॉर एग्जांपल एटीपी सिंथेसिस, for example ATP synthesis at 7th and 10th step of glycolysis. Glycolysis represents substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये नीडफुल है आप लोगों के लिए और ये सीखना है। ये बेसिक सा पॉइंट जो आप लोगों को फ्यूचर में याद रखना है। बच्चों जब एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और जो उस वक्त एनर्जी बनता है, जरा मुझे आप लोग बता दो उस एनर्जी बनने, एटीपी बनने के तरीकों को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जो NADH बना और वो NADH जो बना वो भी 3 ATP के बराबर होता है, लेकिन बच्चों वो NADH जो है वो एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो अब यहाँ पे लिख लेना ईच एटीपी फॉर्म each ATP formed is equal to the formation of 3 ATP and each FADH2। अभी आप लोगों ने कहीं पे नहीं देखा FADH2, आगे आपको देखना पड़ेगा। एंड each FADH2 formed is equal to the formation of 2 ATP। बच्चों अब बता दो मुझे एक NADH कितने ATP के बराबर होता है? सॉरी यहाँ पे each ATP नहीं लिखना, और यहाँ में each NADH लिखना है। Each NADH formed is equal to the, यहाँ में NADH रखना, करेक्ट दिस। Each NADH formed is equal to the formation of 3 ATP and each FADH2 formed is equal to the formation of 2 ATP। अब बताओ एक NADH कितना ATP के बराबर होता है? 3 सर। 3। और एक FADH कितने ATP के बराबर होता है? 2 सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिखना, एक बच्चे ने पूछा था सर ये NADH FADH क्या होता है, तो लिखो NADH और and FADH2 are reducing agents inside the cell। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक बेसिक सा पॉइंट सीखा होगा कि जहां हमें भी इलेक्ट्रॉन जरूरत होगा तो ये देगा, और अगर कहीं कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये एक्सेप्ट करेंगे। सो NADH and FADH are reducing agents inside the cell। सो इसमें लिख लेना they can be oxidized
they can be oxidized or reduced during the respiration. They can be oxidized or reduced during the respiration. Clear? अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है. Should I clear this? Yes, sir. Yes, sir. नीचे मैं आपको ऐसे बता दूं बच्चों, अगर सपोज मैं कहूंगा ये NAD पॉजिटिव है और ये NAD पॉजिटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ 2 प्रोटॉन आता है और प्लस होगा, तो ये NADH क्या करता है, ये NADH बनता है और प्लस में इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन रहता है, ये प्रोटॉन लिबरेट होता है, एक प्रोटॉन. और या इस रिएक्शन को आप लोग यहाँ में ऐसे बता सकते हैं कि जरा ये बता दो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है, क्या वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाया जाता है या वो रिड्यूस्ड कहलाया जाता है? ऑक्सीडाइज्ड. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फिर जाके हम लोग कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड हो गया. तो बच्चों या तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, जैसे NAD पॉजिटिव है और NAD पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कितने प्रोटॉन लिए? 2. लेकिन अब ये बनता तो NADH ही है और साथ में कहीं कहीं आप लोगों को दिखेगा ब्रैकेट में H पॉजिटिव. एग्जैक्टली आप लोगों को ऐसे लिखना है. तो या तो NADH प्लस हो गया प्रोटॉन साथ में और प्लस या तो NADH ब्रैकेट में प्रोटॉन. लेकिन जब भी हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था हम लोगों ने ऐसे लिखा था NAD पॉजिटिव और किस में कन्वर्ट हुआ था, ये बच्चों किस में कन्वर्ट हुआ था? NADH. लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि जब भी NADH बच्चों फॉर्म होगा तो NADH के फॉर्म होने के साथ क्या ऑल्सो साथ में मिलता है? प्रोटॉन भी मिल, H पॉजिटिव भी मिलता है. चाहे आप उसको प्लस H पॉजिटिव लिखो, चाहे आप लोग उसको NADH ब्रैकेट में H पॉजिटिव लिखो, ये एग्जैक्टली तरीका है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं ये FADH है, FAD पॉजिटिव है और इस FAD पॉजिटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना प्रोटॉन मिलेगा? 2 प्रोटॉन मिलेगा. तो ये बनता है FADH2 और ये दोनों प्रोटॉन अपने स्ट्रक्चर में रखता है और ये लिबरेट नहीं करेगा. लेकिन जब भी ये बनेगा तो ये एक प्रोटॉन अपने पास रखता है, एक को रिलीज करता है. और लेकिन जब FAD पॉजिटिव FADH2 में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त वो दोनों प्रोटॉन अपने साथ रखता है. अब बता दो क्या ये FAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड है या रिड्यूस्ड है? ऑक्सीडाइज्ड. और ये वाला क्या हो गया? Reduce. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों एक्सेप्ट करने के मानो कि क्या होगा, उसका चार्ज खत्म होगा पॉजिटिव और वो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने को कहते हैं रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन लॉस करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज. तो दैट मीन्स यहाँ में जरा बता दो क्या रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है? रिडक्शन. बच्चों यहाँ में भी क्या हुआ है? रिडक्शन. और यहाँ में भी क्या हुआ है? Reduction. अब बता दो अपने दिमाग से आप लोग, अगर ये NADH आएगा और ये NADH ना मैं कहूँगा ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, जरा बता दो मुझे इस NADH के ऑक्सीडेशन के समय क्या मिलेगा हमें? बड़ा इजी है, आप आंसर बता देना. NAD प्लस. और क्या मिलेगा? 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन. और क्या मिलेगा? 8, sir. 2 प्रोटॉन, है ना? Yes, sir. अब बताओ क्या ये NADH अब ऑक्सीडाइज है या NADH यहाँ में रिड्यूस्ड है? Reduce, sir. रिड्यूस्ड है. जरा बच्चों ये क्या हो गया इधर? Oxidized. ऑक्सीडाइज्ड.
जरा लिख लो अब इसका रिएक्शन खुद FADH2 का। अगर ये FADH2 ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा? FAD plus Very two good. electron plus two proton. FAD plus what? Two electron Plus what? plus two plus. क्लियर? तो ऑक्सीडेशन से ऐसे होगा, रिडक्शन से वैसे होगा। जब भी NADH का रिडक्शन होगा तो NADH के रिडक्शन के समय ऑल्सो क्या रिलीज होता है? प्रोटॉन। तो लेकिन बच्चों जब FADH का रिडक्शन होगा प्रोटॉन रिलीज नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों अपने पास रखता है FAD-2। तो ये आपको एक बार समझना है और बस इसके बाद टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये थोड़ा आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो अब हमें देखना है कि ये NADH, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 3 ATP के बराबर होता है, और जो FADH2 जो है वो कितने ATP के बराबर होता है? 2। तो अब यहाँ पे लिख लेना द फॉर्मेशन ऑफ, सर लास्ट पेज सर। 1 मिनट। हाँ सर। ओके सर। तो लिखो द फॉर्मेशन ऑफ ATP from NADH या FADH2 in electron transport या by electron transport chain। by electron transport chain, और बच्चों इसको शॉर्टली ETC कहते हैं। The formation of ATP from NADH or FADH2 by electron transport chain is called as oxidative phosphorylation। बच्चों जरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बता दो क्या होता है? और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जल्दी। Each NADH formed is ना equal to सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा कहाँ में? प्रोडक्ट में, और अगर उस समय ATP रिलीज होगा तो क्या कहेंगे उस सबस्ट्रेट उसको, ATP फॉर्मेशन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब ATP कहाँ पे बनेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ से? NADH और FADH2। तो बच्चों क्या कहते हैं उस फॉस्फोराइलेशन को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैं आपको रिपीट करूंगा, ये हम लोगों का अलग टॉपिक है। हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस करना है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें क्रेब्स साइकिल करना है, और क्रेब्स साइकिल के बाद हम लोग का टॉपिक है यही वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ATP बनेगा बच्चों क्या कहते हैं उस ATP फॉर्मेशन को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सर लिंक रिएक्शन कहाँ होगा सर? अभी लिंक रिएक्शन मत टेंशन ले लो आप। लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और लिंक रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होता है, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये हम लोग का अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मैंने किसका मतलब समझाना था आप लोगों को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। अब बता दो मुझे क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? जब एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा और वो ATP बनाएगा तो क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अगर सपोज ETC में बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेगा, तो तब जाके क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जरा कहाँ बना ये NADH? कहाँ पे बना? क्या ये साइटोप्लाज्म में बना अभी, या ये माइटोकॉन्ड्रिया में बना अभी? माइटोकॉन्ड्रिया।
है ना? अभी 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 ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में या ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। अब बता दो ग्लाइकोलाइसिस में जो ये NADH बना, अब इसको कहाँ जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर क्या बनेगा उधर? ATP। ATP। ठीक है, क्या बनेगा sir. उधर? ATP। और उस ATP। ATP बनने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। Alright. अब कहाँ में होता है ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो सकता है साइटोप्लाज्म में भी या माइटोकॉन्ड्रिया में भी। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? तो अब लिखो आप यहाँ में now write the next point here. Substrate level phosphorylation या in eukaryotes substrate level phosphorylation occurs in cytoplasm as well as mitochondria. और यहाँ पे लिख लेना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो खाली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन occurs in mitochondria. Is this clear? यस सर। तो सबस्ट्रेट लेवल कहीं पे भी हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों ने कहाँ देखा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया? बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। अब बता दो ग्लाइकोलाइसिस के केस में कहाँ में होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में। ना ना ना, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ में होता है, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। अब ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। लेकिन हमेशा ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन किनके केस में? यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स। क्लियर? तो अब हमें देखना है कि ये बैलेंस शीट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझा दिया, अब मैं वापस आऊंगा बैलेंस शीट पे। देखो बच्चों, अब आप लोग बता दो मुझे कितना ATP मॉलिक्यूल यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस में? ATP यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, जरा जल्दी से बता दो मुझे। सर 2। वेरी गुड, 2। जरा कहाँ कहाँ में ATP यूटिलाइज हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप। वेरी गुड। मतलब आप लोगों को एक्टिव रहना है, आप लोगों को समझ आएगा। अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप लोगों का दिमाग से ऊपर से जाएगा ये सारा। सो एट व्हाट? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप। चलो अब बता दो बच्चों, यहाँ मुझे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ में हुआ? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस स्टेप। बहुत मतलब कंसंट्रेटिव, डरो मत और ये मत सोचो कि हमें समझ नहीं आएगा, ये बिल्कुल समझ आएगा। मैं आपको समझा के ही रख दूंगा, तब तक तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो अब बता दो बच्चों, कहाँ में ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया इन ग्लाइकोलाइसिस? कितना हुआ पहले ही, कितना बता दो, कितना हुआ जल्दी। बहुत इजी है, आंसर बता देना।
चलो कहाँ कहाँ पे एटीपी बना ग्लाइकोलाइसिस में? 7th and 10th step. वेरी गुड, 7th एंड 10th स्टेप। तो 7th पे कितना बना, एक बना या दो बना? 2 बना सर। दो। और 10th पे एक बना या दो बना? 2 बना। तो अब बता दो बच्चों कितना होगा टोटल? 4 एटीपी है ना। तो अब बताओ अगर मैं यहाँ 4 कहूँ, कहाँ कहाँ पे ऐड? 7th and 10th step. 7th एंड 10th स्टेप। ठीक, जरा अब बता दो मुझे कितने NADH बने ग्लाइकोलाइसिस में? सर 2। 2 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, NADH फॉर्म। जरा बच्चों जब भी मैं NADH फॉर्म कहूँ, क्या मुझे कहना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या मुझे कहना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड, ऑक्सीडेटिव। हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है, समझ गए ना। तो लेकिन मुझे ये चीज बताने के लिए मैंने अभी आप लोगों को वो बता दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या। हम लोग का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अलग सा टॉपिक है। और अब बता दो मुझे यहाँ में कितना NADH बना? 2 सर। 2 सर। वेरी गुड, 2 NADH। जरा ये 2 NADH बता दो कितने ATP के बराबर होता है एक NADH? सर यहाँ पर 6 सर। 3 ATP है ना। यस अब बच्चों बता दो मुझे यहाँ में कितना ATP बनेगा? 6 सर। 6 ATP। और या तो आप लोगों को एक और चीज याद रखना है, और 2 into 2 ATP। और बच्चों यह और कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 4 ATP। अभी मैं आपको रीजन बता दूंगा, और रीजन भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली इसी रट्टे से काम चलेगा। क्यों, सर ने तो बताया था 3, क्यों अब आप 2 लिखाया? तो ये भी मैं रीजन बता दूंगा कब NADH से 3 ATP बनता है और कब NADH से 2 ATP बन सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब बच्चों बता दो मुझे, अब अगर मैं अब लिखूं यहाँ पे नेट ATP प्रोडक्शन, नेट ATP प्रोडक्शन, जरा नेट ATP प्रोडक्शन बता दो मुझे। यहाँ में कितना प्रोड्यूस हुआ ये? 12 सर। ना पहले आप लिख दो, पहले गौर से सुनते जाओ। हाँ, यहाँ में 4 बना, 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल। और जरा बच्चों इधर से कितना बना? 6 लूंगा मैं फिलहाल, यस सर। है ना। यस। जरा इसको मैं ये प्लस ये 2 ATP में माइनस करूंगा या ये ATP में प्लस करूंगा? माइनस सर। माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि ये यूटिलाइज हुआ। ये यूटिलाइज हो। अब बताओ कितना ATP हो गया ये नेट? 8 ATP। अब मैं दूसरा आपको बता दूंगा, दूसरा वाला और भी हमें लिखना है ना। तो जरा बच्चों ये सबस्ट्रेट लेवल कितना हो गया? 4। और जरा ये 2 NADH से और कितना ATP बन सकता है? 4। तो मैं पहले 6 प्लस किया, अब मुझे कितना करना पड़ेगा? 4 सर। 4 और माइनस कितना करना पड़ेगा? 2 ATP। जरा कितना आ गया? 6 ATP। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये किसी को भी डाउट है वो मुझे जल्दी बताए। क्या ग्लाइकोलाइसिस से अब 6 ATP बनता है या 8 ATP बनता है या 6 भी बन सकता है 8 भी बन सकता है? 6 भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है। हाँ? और क्यों बनता है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो इसमें आप लोग अब नेक्स्ट लिख लेना यहाँ में, इन यूकैरियोट्स net 6 or 8 ATPs are produced during glycolysis. In eukaryotes,
6 or 8 ATPs are produced during glycolysis. यहाँ पे लिख लेना in prokaryotes 8 ATPs are produced during glycolysis. Are produced during glycolysis due to absence of shuttles. Due to absence of shuttles. Clear? क्या ये 6 और 8 वाला जो कहानी है, स्टोरी है, क्या ये दोनों प्रोकैरियोट यूकैरियोट के लिए है या ओनली यूकैरियोट? यूकैरियोट के लिए। और बच्चों प्रोकैरियोट में कितना एटीपी बन सकता है? 8 ही बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के समय। क्या ये सबको समझ आया या नहीं? Yes. हाँ, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा ये शटल वर्ड क्या नाम किया मैंने, और ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा 8 क्यों बना, 6 क्यों बना। शुड आई क्लियर दिस? Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ में लिख लेना। सर हाँ जी, अरे आप लोगों को समझ आ रहा है या ज्यादा लग रहा है, हाई फाई लग रहा है कुछ? समझ आ सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये आप लोगों का रिक्वायरमेंट है और आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को आगे ड्रीम है एमबीबीएस करने का, अगर आप लोगों का ड्रीम है आगे नीट क्वालिफाई करने का। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे, ये समझ नहीं आएगा, तो आप लोगों का ड्रीम हमेशा अधूरा रहेगा। बिकॉज दिस इज द बेसिक नीड। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, आज मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा डीपीपी भी, तो आप लोग खुद देख लेना किस तरह का क्वेश्चन आता है नीट में। तो अब देखो मैं आप लोगों को शटल्स वाला कहानी बता दूंगा और ये वाला किस्सा आप लोगों को समझ आएगा। देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन यूकैरियोट्स glycerol 3-phosphate shuttle and malate aspartate shuttle are present in inner mitochondrial membrane. In eukaryotes, glycerol 3-phosphate shuttle या malate aspartate shuttle are present in inner mitochondrial membrane that transports electrons of NADH, और NADH का मतलब क्या है? Formed during glycolysis. That transports electrons of NADH from cytoplasm to mitochondria. इन यूकैरियोट्स, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली ये समझा दूंगा, फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, ये हमें समझ ही नहीं आया। जरा मुझे 2 शटल का नाम बताओ। ग्लाइसरॉल 3-phosphate शटल, और दूसरा शटल का नाम मालेट एस्पार्टेट शटल। बच्चों क्या ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है ये शटल या एब्सेंट है? प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में एब्सेंट बताया, तो किस में ये प्रेजेंट होता है ये शटल? करेक्ट। हाँ, तो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
glycerol 3-phosphate shuttle produces, या leads लिख लेना, leads formation of two ATP from one NADH. और इधर में लिख लेना malate aspartate shuttle leads formation of 3 ATP from one NADH. क्लियर? जरा किस शटल जाने से बराबर 3 एटीपी मिलेगा एक NADH से? किस शटल जाने से बराबर 3 एटीपी मिलेगा एक NADH से? एस्पार्टेट शटल। और अगर ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल से जाएगा तो बच्चों कितना एटीपी मिलेगा? 2 सर। 2 एटीपी। आर यू डन विद दिस? यस सर। अब देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता दूंगा। सपोज मैं कहूंगा कि ना ये एक सेल है, ये आप लोग अपने समझने के लिए ये डायग्राम बना के रख देना। तो बच्चों ये सेल के अंदर मैं मान लूंगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैं मान लूंगा कि ये इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर? अब ये वाला शटल जो मैं इसमें बना लूंगा इधर, ये वाला शटल, और इस शटल का नाम दूंगा मैं ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। तो बच्चों ये वाला शटल जो है इधर मैं इस शटल का नाम दूंगा मैं मालेट एस्पार्टेट शटल, और ये मैं यहां लिखूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। बच्चों क्या ग्लाइकोलाइसिस मल्टी स्टेप रिएक्शन है या एक ही स्टेप रिएक्शन है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना? और वो मल्टी स्टेप रिएक्शन जो है फाइनली क्या मिलता है हमें इससे? 2 पायरुवेट, है ना? तो ये जरा बता दो मुझे, ये क्या चीज है इधर? साइटोप्लाज्म। जरा बच्चों ये बता दो क्या है इधर? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें पता चला कि इस ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ में सबस्ट्रेट, यहाँ में 2 एटीपी आया था और वो 2 एटीपी यूज हुआ था। जरा कितना एटीपी दिया था? 2। तो बच्चों इस ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने देखा था कि 4 एटीपी आया, और वो 4 एटीपी कितना एटीपी बना? 4 एटीपी। और इस ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने देखा था कितने NADH आए? 2 NADH। तो फिलहाल मैं मान लूंगा चलो 1 NADH, और यहाँ में मैं 2 NAD पॉजिटिव लूंगा, और यहाँ मैं लूंगा मैं 2 NADH। क्लियर? तो देखो बच्चों अगर ये NADH, सपोज मैं इसमें से कहूंगा कि ये NADH आया और ये इस शटल के थ्रू चला गया। क्लियर? मैं यहाँ पे मान लूंगा ये एक NADH यहाँ चला गया, और मैं एक NADH इस साइड लूंगा, NADH, और मैं सपोज एक NADH इस साइड लूंगा। NADH। तो अब देखो बच्चों ये NADH यहाँ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
बड़ा मतलब गौर से देख लेना आप। हाँ, तो ये NADH यहाँ ऑक्सीडाइज होगा और जरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NAD पॉजिटिव, और ये NADH अंदर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा FAD को। जरा बच्चों FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2, और ये NADH जाएगा इस शटल के थ्रू और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव, और यहाँ से जो अंदर में एक्सेप्टर होता है ना, और वो एक्सेप्टर जरा बता दो कौन होता है, NAD पॉजिटिव, NADH, NAD पॉजिटिव, और वो कन्वर्ट होगा NADH। अब बता दो मुझे ये NADH जब इधर से गया, ये NADH, हाँ, now when this NADH went to this side, जरा इसका बता दो अंदर में एक्सेप्टर क्या है, FAD, और यहाँ क्या, अब बताओ एक FADH कितना ATP के बराबर है, 2 ATP। 2 ATP के बराबर है ना। अब बताओ ये एक NADH कितने ATP के बराबर है, 3 बराबर। अब जिस शटल से 3 ATP बनेगा, जरा बच्चों उस शटल का नाम बता दो मुझे, क्या है, मैलेट एस्पेरेट शटल, मालिट एस्पार्टेट शटल। क्लियर? अब बताओ मुझे उस शटल का नाम जहां से जाके बनेगा 2 ही ATP। व्हाट इज दैट शटल कॉल्ड? Glycerol 3-phosphate shuttle. ग्लाइसोल 3-phosphate shuttle। अब आप लोगों का ये कहानी समझ आ गया? यस सर। अब याद रख लेना, अब जब भी ग्लाइसरॉल 3-phosphate शटल से जाएगा NADH तो कितना ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा। तो बच्चों जब भी मालिट एस्पार्टेट शटल से जाएगा NADH तो कितना ATP बनेगा, 3 ATP। अगर 2 बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस से नेट ATP कितना होगा, 6, और अगर 3 बनेगा तो नेट ATP प्रोडक्शन कितना होगा, 8 ATP होगा। I hope this is clear to everyone. Now, where is the shuttles present? The outer membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria? inner membrane. Inner membrane. Are these shuttles present in both prokaryote, eukaryote, or they are present only in eukaryotes? Only in eukaryote. Only in eukaryotes. Clear? जरा मुझे 2 शटल का नाम बता दो, क्या क्या है? First a glycerol 3-phosphate shuttle and second a malate aspartate shuttle. Malate aspartate shuttle. अब बच्चों बताओ एक ग्लाइकोलाइसिस से कितना ATP बनता है? तो 2। वेरी गुड। हाँ, एक ग्लाइकोलाइसिस से नहीं, टोटल नेट ATP। हाँ सर, 6 या 8 ATP। कितना? 6 या 8 ATP बनता है एक ग्लाइकोलाइसिस से। अब आप लोग मुझे बता दो, मैं इसको हटा दूं? ओके सर, हटा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग अब लिख लेना नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन आपको समझा दूं तो मुझे किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज में जरा बता दो कितना NAD पॉजिटिव मिलेगा? 2। जरा कितना ADP आएगा? 2 आएगा, क्योंकि मैं नेट लिखूंगा अब। हाँ, अब हमें पता है कि माइनस, अगर मैं 4 ATP को माइनस करूं 2 ATP बचेगा कितना? 2 ATP। तो अब मैं यहाँ में 2 ATP लिखूंगा और मैं यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखूंगा, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब आएगा तो हाउ मेनी पाइरुवेट विल बी फाउंड? 2 पाइरुवेट। 2 पाइरुवेट। तो बच्चों यहाँ में कितना NADH बनेगा? 2 NADH। और कितना ATP बनेगा डायरेक्ट वाला? 2 ATP। कितना ATP यूज हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में? 2। और कितना सबस्ट्रेट लेवल से बना था? 4। 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो इसीलिए मैंने खाली 2 का ले लिया इधर। समझ गए ना?
तो दिस विल बी द नेट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। तो Okay. ग्लूकोज बनेगा पायरुवेट में और 2 NAD पॉजिटिव बनेगा तो NADH और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना PI। ये आप लोगों को शायद मैंने बताया था कहीं पे, Yes sir. बताया था ये PI इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Yes sir. हाँ, तो याद रख लेना ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, H3PO4 होता है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ग्लाइकोलाइसिस। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें आप लोग लिख लेना 3 एंजाइम्स that is hexokinase, phosphofructokinase first and pyruvate kinase. And pyruvate kinase are the regulatory enzymes of glycolysis. तो लिख लेना their inhibition or activation may inhibit or activate glycolysis respectively. बच्चों जैसे अगर हम लोग का दोस्त होगा, क्या हमारा काम जो बिगाड़ता है दुश्मन या दोस्त बिगाड़ता है काम? जो हमारा लेग पुलिंग करेगा, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है, दुश्मन साथ। दुश्मन ही। और जो दोस्त होगा वो हमें कहेगा यार अच्छा काम कर लो और जिंदगी में तरक्की कर लो। तो इसी तरीके से जो ये एंजाइम है ना, इनके दुश्मन को क्या कहते हैं? इनहिबिटर। तो क्या करेगा वो? इनहिबिशन। और इनके दोस्त को क्या कहेंगे? एक्टिवेटर। वो क्या करेगा? एक्टिवेशन। अब बता दो मुझे वो 3 एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस को जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं और ग्लाइकोलाइसिस को रोक देंगे या आगे बढ़ाएंगे, क्या है वो 3 एंजाइम? एक्सोकाइनेज, PFK और पायरुवेट। एक्सोकाइनेज, PFK1 and pyruvate kinase. These are the 3 enzymes which can regulate the glycolysis. अगर हम इनको बंद करेंगे ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप, और अगर हम इनको एक्टिवेट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आगे चलता जाएगा। जैसे एक फैमिली पे हम मानेंगे एक पेरेंट चलाता है पूरा फैमिली को। अगर एक पेरेंट का जॉब लॉस हो गया तो पूरा फैमिली सफर करेगा। तो अगर एक पेरेंट का या दोनों पेरेंट मानेंगे, हम दोनों पेरेंट जॉब कर रहा है, तो अगर उनका सैलरी आना बंद हो जाएगा तो एकदम से पूरा फैमिली ये हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अगर उनका पैसा आता रहेगा तो पूरा फैमिली चलता रहेगा। तो वैसे ही एक एंजाइम 3 है, अगर उनको बंद करेंगे ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा, अगर इनको एक्टिवेट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस चलता जाएगा। नाउ टेल मी हाउ मेनी स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस आर इरिवर्सिबल? 3 steps. 3 steps. And how many are reversible? 7 steps. जरा मुझे इरिवर्सिबल स्टेप्स का नाम बताओ। चलो इरिवर्सिबल स्टेप्स का नंबर बता दो, कौन कौन सा है? 1, 3rd and 10th. 1, 3rd and what? 10th. जरा बच्चों एक ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली कितना ATP बनता है सबस्ट्रेट लेवल से? एक ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कितना होता है? 4। और कितने ATP यूज होता है? 2 सर। NADH कितना बनता है? 2 सर। 2। और वो NADH कहाँ ATP बनाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो एक NADH कितने बराबर होता है? 3 सर। 3। और एक FADH कितना? 2 ATP। बच्चों कितने शटल्स होते हैं यूकेरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में? 2 शटल सर। जरा कौन सा शटल से 2 ही ATP बनता है एक NADH से? ग्लिसरॉल 3। और कौन सा शटल से 3 ATP बनता है यूकेरियोट्स में? मेल्टोज
मालेट स्पॉटेड शटल, क्या शटल्स प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है? सर एक प्रेजेंट होता है। नहीं, और कहाँ में? अब बता दो, प्रोकैरियोट में हमेशा ग्लाइकोलाइसिस से कितना एटीपी बनेगा? 8। लेकिन यूकैरियोट में कितना बनेगा? 6 8 तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स को बिल्कुल ढंग से पढ़ लो, समझ लो, और आप लोगों का डाउट क्लास भी रखा गया है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है या पूरा समझ नहीं आया, वो डाउट क्लास में आए और वो डाउट पूछता रहे। और मैं आपको अब आज डीपीपी भी भेज दूंगा, उस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक? तो बस Yes, sir. मेरा रिक्वेस्ट है सेल्फ स्टडी ढंग से करना, तभी आपको फायदा मिलेगा। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा उसका ड्रीम जो है फुलफिल होगा, जो नहीं करेगा उसका ड्रीम ही रहेगा। सो शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? Yes, sir. चलो, टेक केयर Thank you, sir. and Thank keep you, sir. revising and work hard. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा Bye. Sir, please.